नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार ठंड शुरू हो चुकी है, खासकर पश्चिमी यूपी में, जहां पर शीतलहर चलने लगी है और जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। आने वाले कुछ दिनों में भी इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि इससे ज्यादातर शहरों में सुबह में कोहरे का प्रकोप रहता है, लेकिन दिन में मौसम साफ हो जा रहा है। और इसी बीच प्रदेश में पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि शीतलहर शनिवार से शुरू होगी और अगले 2 दिन में इसके कारण ठंड बढ़ सकती है। शुरुआत में पश्चिमी यूपी में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन दिन में धूप खिली रहेगी। आने वाले दिनों में शीतलहर के साथ साथ कोहरे की मार भी झेलनी पड़ सकती है। प्रदेश में इस समय सबसे कम न्यूनतम तापमान मुजफ्फरनगर में है, जहां 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो वहीं वायु प्रदूषण में भी पिछले दिनों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, लगातार ठंड से अलाव लगाने को लेकर भी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है। और इसके साथ साथ वायु प्रदूषण की वजह से जो समस्याएं लोगों को हो रही हैं, सांस लेने की कई तकलीफ की जो खबरें हैं सामने आ रही हैं। और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की तरफ से इसी तरह का अनुमान जताया गया है कि पारा अभी और गिर सकता है, ठंड थोड़ी और बढ़ सकती है और साथ साथ कोहरे का प्रकोप भी अगले 2 दिनों में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि यूपी के कई शहरों में शीतलहर चल रही है और पिछले कुछ दिनों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले कि यूपी में खासतौर पर वायु प्रदूषण को लेकर पिछले दिनों की तुलना में काफी सुधार हुआ है। और आने वाले दिनों में भी जिस तरह की बात सामने आ रही है, तो आपको बताते चलें कि ठंड का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्या कुछ जमीनी हकीकत इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है और अलाव जलाने को लेकर लोगों की क्या कुछ स्थिति वहां पर है, इसके लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुकेश कुमार बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और शाहिद मंसूरी मेरठ से हमारे साथ है। मुकेश, आपसे जानना चाहूंगी वहां पर क्या कुछ जमीनी हकीकत देखने को मिल रही है बढ़ती ठंड को लेकर, अलाव की व्यवस्था क्या कुछ है वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसे जनपद में 2 दिन से सर्दी का प्रकोप बढ़ा है और काफी दिक्कतें स्थानीय लोगों को करनी पड़ रही हैं। और जहां अलाव की बात करें तो स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और लोग स्वयं ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। काफी कड़कड़ाती आप सुबह से देखते थे ठंड है कि घर से निकलना ही दुर्भर हो रहा है। जैसे अब इस समय हम सड़कों पर खड़े हुए, इतनी ठंड है कि हाथ की उंगलियां तक काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में नगर पालिका द्वारा, स्थानीय अधिकारियों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है। चारों तरफ कोहरा और सर्द हवाएं नजर आ रही हैं। मौसम में चारों तरफ धुंधली छाई हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आमजन पर इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। खासकर मजदूर वर्ग पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जी शायद आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ तस्वीर है? सर्द हवाओं के साथ यहाँ पर देखा जा रहा है और यहाँ भी देखा जा रहा है सबसे ज्यादा हम बहुत ही ज्यादा सर्द हवाएं चल रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, वहाँ वैज्ञानिकों का कहना है कि वहाँ लगातार बर्फबारी की वजह से जो है यहाँ पर और ज्यादा सर्द हवाएं और ठंड ज्यादा बढ़ने की शवादत है। जी, और शायद आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब चुनावी माहौल भी है क्योंकि, और ऐसे में लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन कितना सख्त नजर आ रहा है? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो है अतिथिगुरु ओवैसी जी की जो है वहाँ सभा है, जिसको लोग काफी उत्साहित है उस सभा में जाने के लिए। लेकिन यहाँ अगर चुनावी माहौल को देखा जाए तो ओवैसी जो है, हमारे के अध्यक्ष ओवैसी को इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है जितनी और पार्टी यहाँ पे दमखम दिखाती नजर आ रही है। जगह जगह जनसभाएं हो रही है और हर जगह पर जो है लोग अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जिस तरीके से कोरोना का भी माहौल है और चुनावी माहौल अब शुरू हो चुका है और ऐसे में अब बढ़ती ठंड, तो क्या कुछ और समस्याएं लोगों की वहां पर सामने आ रही हैं? ये बिल्कुल चुनावी माहौल है, चुनाव प्रचार जोरों पर चला है। जिस तरह 2 दिन से सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, इस बीच भी लगातार जो प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी लोगों की समस्याओं को लेकर जो है, जो उन्होंने नया एजेंडा तैयार किया है, विकास के कार्यों को लेकर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, महासभाएं और रैलियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों पर इस चीज का फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रत्याशी इस कड़ी ठंड के बावजूद भी लगातार स्थानीय लोगों के पास ग्रामों में जाकर चौपाल लगा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस सर्दी की वजह से लोगों को
परेशानियों का सामना करना तो पड़ रहा है, लेकिन जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो तो जनता को करने ही है। उसके बाद जनप्रतिनिधि तो हमने बात की सर्द कड़ाके ठंड में किस तरह का उनका प्रचारण करना है कि ये हमारी चुनौती का विषय है, और जो चुनौतीपूर्ण चुनाव रहा है इस बार हर प्रत्याशी के लिए, क्योंकि हर बार जिस तरीके की सपा बसपा और अन्य पार्टियां हैं भाजपा को टक्कर देने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा को पीछे छोड़ने के लिए कड़ी मेहनत और कड़े परिश्रम करना पड़ेगा। कि दौर जब चलता है तो लोगों में कंबल बांटे जाते हैं, इस तरह का क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? 2 दिन से सर्दी बढ़ी है, ना तो अभी तक कोई अलाव की व्यवस्था है, ना ही कंबल वितरण की अभी तक शासन प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि हर बार कैंप लगाए जाते हैं। लकड़ियां जगह जगह डलवाई जाती हैं अलाव के लिए। इस बार इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं। जगह जगह निःशुल्क गरीबों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, वो भी इस बार अभी तक कहीं भी जिस तरह की सर्दियों का माहौल चल रहा है अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिला है। जी शाहिद, आपसे पूछना चाहूंगी, रैन बसेरों की वहां पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, क्या व्यवस्था है रैन बसेरों में? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ नगर निगम द्वारा कई जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है जहाँ पर गरीब लोगों के लिए या स्थानीय लोगों के लिए जो लोग परेशान हाल है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए बड़ी ही परेशानी का माहौल है। वो सड़कों पर रहकर जो है अपने घर गुजर की तैयारी करते हैं और किस तरीके से वो इस सर्द हवाओं में यहाँ पर अपना बसेरा करते हैं, ये तो उन्हीं से पूछा जाएगा। तो शाहिद, वहां पर और क्या कुछ समस्या है? जो लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं उनसे आपकी कोई बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है व्यवस्थाओं जी, को लेकर? रैन बसेरों के अंदर अभी तक जितने भी लोग रह रहे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई आपकी व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर कोई हमें कंबल दिया जाता है। जो हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल है या हमारे पास पुराने कपड़े हैं, हम उन्हीं को पहनकर अपनी जो है थोड़ा ठंड से बचाव करते हैं। और जहाँ हमने देखा है अभी तक नगर निगम ने कोई भी कहीं पर भी जो है अलाव की व्यवस्था या फिर कंबल बांटने की कोई भी व्यवस्था गरीबों को उपलब्ध नहीं कराई है। जी शायद ये भी बता दीजिए कि जिस तरीके से सड़क पर जो लोग रह रहे हैं, जो फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं, उनको लेकर प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन से बराबर जैसे हमारी बात होती है तो प्रशासन यही कहती है कि गरीबों के लिए हमने अलाव की और जो है कंबल बांटने की व्यवस्था करते हैं, लेकिन सिर्फ वो एक जो है कागजों में ही दिखाई देती है। लेकिन हकीकत अगर आप ग्राउंड जीरो पे उतर कर देखें तो वहाँ पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जो गरीबों को जो है इस ठंड से बचाव ले जाए। जी, वहाँ पारा इस वक्त क्या है आज? जी, अगर हम आज शुक्रवार की बात करें तो यहाँ पारा जो है 20% जो है फ्री यहाँ नापा गया है। और अगर हम वैसे तापमान की बात करें तो 5.8 यहाँ पर तापमान की है। जी चलिए, मुकेश आपसे जानना चाहेंगे, रैन बसेरों में वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूँ, जनपद बुलंदशहर में और जगह जगह स्थायी रहने बसेरे स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए हैं और उनमें लोगों के रहने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। और कई अभी जिलाधिकारी बुलंदशहर द्वारा कई रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया है। जो भी उनमें खामियां थी उन पर जब्त करते हुए उन्हें सुधारने की भी दिशा निर्देश दिए गए थे। और जो कई 7 तहसीलें जनपद बुलंदशहर में आती हैं और जगह जगह रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। जहाँ भी इनमें शिकायतें मिली उन्हें लगातार स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश पूरा कराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति जनपद बुलंदशहर में रैन बसेरों की है। जी मुकेश, लौटेंगे आपके पास। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पारा लगातार गिर रहा है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की तरफ से यही अनुमान लगाया गया है कि अभी ठंड और बढ़ेगी, तो इसको लेकर जो है प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं? जी, जिस तरीके से शुक्रवार का दिन सबसे सर्द हवाओं के साथ और ठंड के साथ देखा गया है, तो वहाँ अब अधिकारी जो है खुद अपनी बैठक करेंगे जिसके अंदर देखा जाएगा कि कहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाए और कंबल किस तरीके से कहाँ कहाँ बांटे जाएंगे। ज्यादातर अगर हम देखें तो जो वहाँ पर जो है रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है वहाँ सिर्फ जो है 2 से 4 ही लोग दिखाई देते हैं। लेकिन अन्यथा अगर लोगों को हम देखे जाए जो गरीब लोग के तक है, जिनके सर पर छत नहीं है, वो लोग जो है अब भी सड़कों पर जो है लेटे हुए एक कोने के अंदर अपने ठंड से बचे हुए का बचाव करते रहते हैं और अलाव की व्यवस्था भी वो खुद ही करते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आज का दिन जो है बहुत सर्द हवाओं के साथ और ठंड के साथ देखा जा रहा है, तो प्रशासन और अधिकारी इसको किस तरीके से
जो है सीरियसली लेते हैं। जी मुकेश, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना का भी खतरा है वहां पर और यूपी में एक केस भी ओमिक्रॉन का सामने आया है, तो ऐसे में अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? मुकेश, आवाज आ रही है आपको? चलिए मुकेश से दोबारा संपर्क करेंगे। शायद आप इसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब यूपी में भी ओमिक्रॉन का खतरा यहाँ पर बढ़ने लगा है क्योंकि एक केस सामने आ चुका है, उसको लेकर अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई है? जी, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों का भी कहना है कि इसे लेकर हम बहुत चिंतित हैं और वो जगह जगह जाकर जो है निरीक्षण करते हैं, लेकिन अभी तक जो है इस तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है कि भाई बाहर जो है लोगों को सचेत किया जाए। और अस्पताल की अगर हम बात करें तो अस्पताल के अंदर अब भी इसी तरीके से सख्ती की जा रही है कि बगैर मास्क के और बगैर सैनिटाइजर के या हाथ धोए किसी के अंदर नहीं दिए जाने दिया जा रहा और मरीज के पास सिर्फ एक ही तीरंदाज को रखा जा रहा है ताकि अस्पताल के अंदर ज्यादा भीड़ न लगे और ज्यादा यह खतरा पैदा न हो। अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर लोग अब भी जो है काफी जो है लापरवाह नजर आ रहा है और वहाँ लगातार जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर जो है लोग अब भी बगैर मास्क के घूमते नजर दिखाई दे जाए। जी चलिए मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी उत्तर प्रदेश में बढ़ चुका है और साथ ही साथ अब जिस तरह से सर्दियां हैं और हवा में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर जो है और ऐसे में सांस की कई समस्या लोगों को हो जाती है और सर्दी जुकाम की भी समस्या है, तो उसको लेकर जो है अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिस तरह की मौसम में सर्दी की वजह से जुकाम बुखार की समस्याएं बढ़ रही हैं, काफी व्यवस्था की गई है। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग जा रहा है, जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को इससे बचने की हिदायत दी जा रही है और पूरी व्यवस्था की गई है। जब हमारे स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से बातों में बताया कि उनके द्वारा माइक्रोपेन जो बीमारी लगातार बढ़ रही है उसके चलते भी ऑक्सीजन की जो पहले कभी कमी हुआ करती है, आज जो ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया गया है और 17 सीटों का बेड तैयार किया गया है जिसमें 3 वार्ड बनाए गए, जिसमें 17 मतलब जो है बेड रखे गए हैं। काफी अच्छी व्यवस्था तैयारियां चल रही हैं और लगातार जो है पहले की तुलना में वायु प्रदूषण में उत्तर प्रदेश में सुधार देखा गया है, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ और वहां पर प्रशासन कर रहा है इस वक्त ताकि प्रदूषण जो स्तर है उसको कम किया जाए? जनपद प्रशासन में गिरावट बढ़ा था, उसके चलते शासन प्रशासन काफी अलर्ट हुआ और जगह जगह जो है ये प्लास्टिक कूड़ा कचरा जो लोग जो जला रहे थे उसके प्रति लोगों को प्रतिबंध किया और जो लोग नहीं मान रहे थे उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की, जुर्माना भी लगाया। उसके चलते कहीं ना कहीं इस चीज में गिरावट आई और प्रदूषण की जो मात्रा जो बढ़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली। लगातार यही किया जा रहा है, लोगों को हर तरीके से समझाने बुझाने का प्रयास किया है। जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो इसमें जो लोगों का शासन प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी शाहिद, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि प्रदूषण के जो बढ़ते स्तर है उसको रोकने के लिए या उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? जिस तरीके से मेरे शहर के अंदर जो है ना बराबर मेट्रो का सिटी के काम बराबर चालू है, दिन रात वहाँ पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण को काबू में करने के लिए सुबह शाम जो है मशीनों से और टैंकरों के द्वारा जो है वहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है ताकि प्रदूषण ज्यादा ना फैले और इस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारी जो है प्रशासन अधिकारियों ने जो है बहुत व्यवस्था की रखी है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर के अंदर बराबर जो है इस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है कि भाई लोग जो है कूड़ा करकट ना जलाएं और जो लोग थोड़ा बहुत जला भी देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग अपना जो है कहीं कहीं से लकड़ी सुनकर जो है अपनी इस सब हवाओं से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये डर बहुत सता रहा है कि कहीं अगर हम जो है गंदी पिन्नी है या फिर कहीं से पिन्नी है या फिर लकड़ी वगैरह उठाते हैं तो उसे भी वो साफ करके जलाने का प्रयास कर रहे हैं। शाहिद, अब जैसे कि हम वीडियो में भी देख पा रहे हैं कुछ पशु भी हैं जो सड़कों पर रहते हैं, जैसे जो आवारा पशु होते हैं, उनको लेकर प्रशासन का क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? गौशालाओं में बढ़ती ठंड को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था है?
तो अगर हम गौशालाओं की बात करें तो गौशालाओं के अंदर जो है लगातार जो है प्रशासन बराबर वीकली जाकर जो है वहाँ का निरीक्षण करते हैं और वह गौशालाओं को अच्छे से अच्छा भोजन वे उसके लिए गुड़ चना और जो है तेल की व्यवस्था करते हैं ताकि उन्हें जो है इन सर्द हवाओं से और ठंड से बचाया जाए। और जो पशु जो है रोड पर आपको नजर आते हैं उन रोडों पर जो है उन्हें बराबर खाना दिया जाता है और उनकी व्यवस्था इस तरीके से की जाती है कि उन्होंने जो है संस्थाएं कुछ यहाँ पर है जो गौशालाओं के अंदर जो रहते हैं ताकि उससे बाहर जो रहते हैं जिनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती तो वो जो है उन सबको देखते हुए सारी व्यवस्था करते हैं और उन्हें सुबह शाम जाकर जो है चेक भी किया जाता है। जी मुकेश, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि गौशालाओं में क्या कुछ व्यवस्था की गई है बढ़ती ठंड को देखते हुए, और आवारा पशुओं के लिए क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? जी बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर में कई अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं जिनकी स्थिति काफी बद से बदतर है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कई गौशालाएं लाखों करोड़ों रुपए का इनके लिए बजट आता है, उसके बाद भी बंदर बांट के चलते इन गौशालाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। इसमें कोई व्यवस्था ठंड से बचने के लिए इनके लिए नहीं गई। जो पहले कभी शुरुआत में जब गौशाला तैयार की गई थी तभी इनके लिए जो व्यवस्थाएं कर दी गई, उसके बाद वर्तमान में इनके द्वारा कोई भी अलग से कोई व्यवस्था, जो इतने बजट आए थे बजट पास हुए, कोई भी नई व्यवस्था पशुओं के लिए नहीं की गई है। आवारा पशुओं के लिए भी स्थायी गौशालाएं बनाई गई, उसके बावजूद भी यातायात में सड़कों पर आवारा पशु घूमते हुए मिल सकते हैं, आज देखे जा सकते हैं। और शिकायत करने के बावजूद भी इस मामले को गंभीरता से कहीं भी नहीं लिया गया है। उसके चलते कहीं ना कहीं ये लोग आवारा पशु किसानों का ही नुकसान करते हैं, जिसके चलते किसानों में काफी रोष है। जी मुकेश, जानना चाहेंगे कि कहां पर, किस जगह की आप बात कर रहे हैं जहां पर इस तरह से व्यवस्थाओं की कमी आपको देखने को मिली? जी, जनपद बुलंदशहर के सिकापुर तहसील की बात करें तो वहाँ दो अस्थायी गौशालाएं बनाई गई हैं जिनमें बड़ी स्थिति दयनीय है और देखा जा सकता है कि आए दिन दो चार गायों की डेली वहाँ मृत्यु हो रही है। और कई बार इसकी जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो समाज सेवी उन्होंने भी की है, उसके बाद भी ना तो नगर पालिका ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, ना ही स्थानीय विधायक जी ने। जी, और स्वच्छता को लेकर वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या कुछ ताजा तस्वीर वहां पर है? जी बिल्कुल, स्वच्छता के बारे में बिल्कुल बताना चाहूंगा कि स्वच्छता अभियान के लेकर जिस तरह की हमारी सरकार ने पहल की थी कि स्वच्छ चलाया, उसके तहत लाखों करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में खर्च किए, दुनिया भर की डस्टबिन उपलब्ध कराए, उसके बावजूद भी स्वच्छता अभियान सब कागजों में सिमट कर रह गया है। और मौके पर जमीन हकीकत जाने तो मौके पर स्वच्छता अभियान कहीं नहीं जाता है। जगह जगह गली कूचों में गंदगी के ढेर, सड़कों पर पानी भरा हुआ, कहीं ना कहीं ये स्वच्छता अभियान को जो पलीता लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थानीय नगर पालिका की बड़ी लापरवाही जनपद बुलंदशहर में सामने आ रही है। मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जिस तरह से पहले की जा रही थी, घर घर जाके सैनिटाइज किया जा रहा था, उसको लेकर अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जनपद बुलंदशहर में जब कोरोना काल था, मरीजें संख्या लगातार बढ़ रही थी, उस समय तो सैनिटाइज जगह जगह वार्ड वाइज किए गए, लेकिन जैसे ही जनपद बुलंदशहर से कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या खत्म हुई, इसके साथ साथ जो सैनिटाइज की व्यवस्था नगर से खत्म कर दी गई। आज लगभग 3-4 महीने से हम देख रहे हैं कि कोई भी अभी तक सैनिटाइज की व्यवस्था नगर में नहीं कराई गई है। किसी वार्ड में सैनिटाइज नहीं कराया गया है नगर को। जी मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर्दियां बढ़ रही हैं और आने वाले समय में भी सर्दी बढ़ने का अनुमान जिस तरह से लगाया जा रहा है, अब लोगों की तरफ से क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो? जी, अभी जैसे ही सर्दी बढ़ रही है, काफी दिक्कतें लोगों को सामना कर रही है। जो लोग गरीब हैं, उनका कहना यही है कि हमें हमारी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए, जैसे कंबल है, रहने की व्यवस्थाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी झोंपड़ी पट्टियों में रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए बड़ी समस्याओं का विषय बना हुआ है। वहीं रैन बसेरे का भी स्थानीय नगर पालिका द्वारा आयोजन कर, लेकिन कहाँ तक कितने लोग उनमें रहते हैं, उनमें भी सीमित ही लोग रह पाएंगे। काफी लोग ऐसे हैं जो आज झोपड़पट्टी या सड़कों पर या फुटपाथ पर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं सर्दियों में बड़ी परेशानी का सामना होगा। सरकार या जनप्रतिनिधि द्वारा भी ऐसे कोई भी लाभ योजना नहीं जारी की गई जिससे इन लोगों को लाभ मिल सके। चलिए मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में लगातार गिरते पारे और बढ़ती ठंड की वजह से अब लोगों की समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। जहाँ रैन बसेरों में कहीं जगह पर स्थितियां बेहतर हैं तो कहीं पर अभी भी बदहाल व्यवस्थाओं का शिकार लोग हो रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे